हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से भारत में फसल ऋतु। इसमें हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से फसल ऋतु है, किस ऋतु में भारत में फसलें उगाई जाती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे भारतीय भूगोल से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है भारत में फसल, या दूसरे शब्दों में कहें कि भारत में फसल ऋतु और किस ऋतु के हिसाब से कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल से हर एक एग्जाम में फसल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर नहीं है तो पहले कुछ देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे गन्ना के बारे में पूछा गया, जूट के बारे में पूछा गया। और ये देखिए सिर्फ रेलवे में ही नहीं, यूपी पीसीएस, यूपी में एसएससी में हर एक एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे ये नहीं कहिएगा भैया बिहार के एग्जाम में नहीं आता है, एमपी के एग्जाम में नहीं आता है। बाबू हर एक एग्जाम में आता है। मैं बस आपको सबूत दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए भारत में अगर फसल ऋतु की बात करें तो भारत में जो फसल चक्र है या फसल ऋतु वो तीन तरह की होती है। एक है खरीफ फसल, दूसरी है रबी फसल, और दोनों के बीच में जो गैप आता है उस बीच में जो फसल रोपा जाता है या बोया जाता है वो होता है जायद फसल। तो तीन तरह का है। खरीफ फसल ऋतु की बात करें तो इसकी जो बुआई होती है ना, या उसका जो समय होता है वो मानसून काल की फसल है, यानी कि मानसून के समय में ही इसकी बुआई होती है। यानी खरीफ फसल की बुआई अगर ध्यान रखा जाए तो जून से जुलाई, और कटाई जो होती है अक्टूबर माह में की जाती है। और ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ फसल या धान की फसल की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में। कटाई कब होती है, तो करीब करीब अक्टूबर माह में। खरीफ फसल की अगर प्रमुख खाद्यान्न फसलें, देखिए फसलें भी कई प्रकार के हम देखेंगे। खाद्यान्न फसलें जिसको खाया जाता है, ठीक है, जिसमें हम गेहूं, चावल, मक्का इन सबको रखेंगे, ठीक है। फिर होती है दलहन फसलें, ये भी खाया ही जाता है, जिसमें दालें आती हैं, ठीक है। अब फिर आती है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें का मतलब है जिससे तेल निकाला जाता है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में जो खरीफ फसल है उसमें आता है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है बच्चा पार्टी। उसी तरह दलहन फसलों में जो प्रमुख फसल है खरीफ में वो मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, लोबिया है। ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन जो है आपकी तिलहन फसलों में भी आता है। खरीफ फसल की जो तिलहन फसल है वो है सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अरंडी। और इसी में कपास और तंबाकू भी खरीफ फसल ऋतु के समय ही बोया जाता है। और इन खरीफ फसलों को नकदी फसल भी कहा जाता है। नकदी फसल वो फसल होता है जिसको बेचने के पर्सपेक्टिव से बोया जाता है। देखिए हम लोग गेहूं, चावल जो है इस पर्सपेक्टिव से भी बोते हैं कि उसको बेच भी देंगे, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव होता है खाने पीने का। खाने पीने के अलावा अगर बच जाएगा तो हम उसको मार्केट में बेचेंगे। लेकिन कपास और तंबाकू ऐसा नहीं है, उसको सिर्फ बेचने के पर्सपेक्टिव से ही बोया जाता है। तो इसलिए इसे कपास और तंबाकू को नकदी फसल या व्यापारिक फसल भी कहते हैं। अच्छा, खरीफ फसल में फसलों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है ना ऐसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है या कौन सी रबी फसल है। तो ध्यान रखिएगा, फसलों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, रबी फसल। रबी फसल, देखिए ये जो खरीफ फसल था वो मानसून में था, और ये जो रबी फसल है शीत ऋतु में। इसका मतलब देख रहे हैं, खरीफ फसल में पानी ज्यादा चाहिए और रबी फसल में पानी की ज्यादा नहीं चाहिए। खरीफ फसल गर्मी का फसल है और ये ठंडी का फसल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो शीत ऋतु की फसल है। रबी फसल की जो बुआई है अक्टूबर नवंबर, जब ये खरीफ फसल काट ली जाती है तब ये रबी फसल को बोया जाता है। और कटाई जो होती है अप्रैल और मई के महीने में होती है। रबी फसल की जो प्रमुख खाद्यान्न जो है वो गेहूं है और जौ है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से रबी फसल कौन है, ठीक है। दलहन में मटर और चना आता है, और सरसों तिलहन में आता है। रबी फसल की जो प्रमुख नकदी फसल है जो सिर्फ बेचने के लिए उपयोग की जाती है वो गन्ना और बरसीम है। इसी तरह जायद फसल की बात करें, जब खरीफ और फसल और रबी फसल के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच में सूखे मौसम में उगाया जाता है। और इस फसल की जो सबसे खासियत बात है कि इस फसल में ना अंदर में पानी रहेगा, 90% जो है ना पानी रहेगा। इस ऋतु की फसलें अपने अंदर पानी संचय करते हैं और ये पानी 90% रहता है। और जैसे अभी का जो सीजन है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इस समय ना 90% पानी है, और ये फसल जो है ना जायद की फसल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जायद ऋतु में कुछ मूंग और उड़द दाल भी उगाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे सिंचाई अच्छा खासा है। तो देखा जाए तो मूंग और जायद जो था आपका वो खरीफ फसल था। आपने देखा होगा खरीफ फसल में मूंग और जायद, देखिए मूंग है यहाँ पे, उसी तरह जायद भी होगा। तो मूंग और जायद जो है खरीफ फसल है।
और ये जायद फसल में भी उगाया जाता है। तो ये दोनों फसल दोनों टाइम में उगाया जाता है। तो मूंग और उड़द को आप जायद में भी याद रखिएगा और खरीफ में भी याद रखिएगा। अब आते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, और ये टोटल 4 है। चावल आता है, गेहूं आता है, मक्का आता है और मोटा अनाज में बाजरा, ज्वार, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जो खाने पीने, रोटी बनता है, चावल बनता है हमारे घर में, इन्हीं फसलों के पे बनता है। अब आता है चावल की बात। चावल को हम लोग धान भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, धान के बारे में याद रखिएगा कि ग्रेमिनी कुल का पौधा है। बहुत एग्जाम में आया, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा ये चावल किस किस्म का पौधा है, तो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। गेहूं भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो वानस्पतिक नाम जो है या साइंटिफिक नाम है उसका चावल का, वो है ओडाइजवा सेटाइवा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में बच्चा पार्टी पूछा गया है। अच्छा, चावल के बारे में ध्यान रखिएगा ना, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्या पौधा है ये समझिए। देखिए, जैसे मैंने ये बताया हुआ है, लेकिन फिर भी समझ जाइए। अगर आपने भारत का पहला भारतीय ज्योग्राफी का, भारतीय भूगोल का पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर मैं बीचों बीच काटता हूँ तो इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर में मैं जाता हूँ 23.5 डिग्री, एक लाइन और ले लेता हूँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे में और लाइन ले लेता हूँ, नीचे वाला, इसको बोलेंगे मकर रेखा। जो साउथ में है उसको मकर बोलेंगे, जो नॉर्थ में है उसको कर्क रेखा बोलेंगे। के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये क्षेत्रफल देख रहे हैं उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश भी ज्यादा होता है और गर्मी भी ज्यादा पड़ता है। तो चावल जो है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रदेश, जलवायु का पौधा है, ये इन्हीं क्षेत्र में ज्यादा उगेगा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मानी जाती है। भारत के अलावा ये जो देश है, यहाँ वाले देश, उसी को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ठीक है। ये सभी देश गर्म जलवायु वाले प्रदेश है और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी होती है और धूप भी अच्छा खासा पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, कर्क और मकर के बीच वाला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा धान की जो बुआई होती है ना, वो भारत में ही होती है। सबसे ज्यादा बुआई, यानी कि क्षेत्रफल के एरिया में, मैटर में देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे बोया जाता है धान, तो भारत में। लेकिन उत्पादन की बात करें कि अगर 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में चाइना जो है ना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, चीन। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और हेक्टेयर उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे है। अगर देश में अगर चावल उत्पादक या धान के ज्यादा उत्पादक राज्यों की बात करें भारत देश में, वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लेकिन पश्चिम बंगाल तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। लेकिन भारत में प्रति हेक्टेयर में जो है ना, पंजाब सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा ये भी बात। देखिए, भारत में 3 प्रकार की धान की फसल उगाई जाती है और ये तीनों प्रकार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में उगाई जाती है। उस किस्म जो है वो शरद ऋतु में उगाई जाती है, अमन किस्म जो है शीत ऋतु में, अब बोडो किस्म जो है गर्मी के समय में भारत में उगाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा चावल या धान के बारे में। चावल को, धान से छिलका हटाने के बाद चावल आता है, चावल को ज्यादा धोइएगा या उस पर पॉलिश करिएगा ना, तो उस पर जो परत होती है विटामिन B1, जिसको हम थाइमिन भी कहते हैं, वो खत्म हो जाता है चावल को ज्यादा धोने से या चावल पे पॉलिश करने से। इसके चक्कर में जब B1 खत्म हो जाएगा, तो B1 की कमी के कारण है ना, एक रोग होता है, इसको बेरी बेरी कहते हैं, तो बेरी बेरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखिएगा, B1 थाइमिन को कहते हैं। ऐसे में जब विटामिन का लेक्चर अपलोड करूंगा तब यहाँ पे मैं बताऊंगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चावल को अत्यधिक धोने से, पॉलिश करने से विटामिन B1 थाइमिन खत्म हो जाता है और विटामिन B खत्म होने से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक किस्म आता है गोल्डन धान। गोल्डन धान में ना ज्यादातर विटामिन A होता है। अब विटामिन A का जो साइंटिफिक नाम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। अच्छा, ये एक ना C3 पौधा है। अब ये C3 पौधा क्या होता है, C4 पौधा होता है एक, और एक C4 पौधा होता है, C3 और C4। C3 क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण है ना ज्यादा नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके चक्कर में ना CO2 का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और C4 प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करता है, ये आगे हम देखेंगे। तो धान जो है C3 पौधा है। इसी तरह गेहूं भी आपका C3 पौधा होगा। चलते हैं गेहूं पे। गेहूं भी चावल की तरह ग्रेमिनी कुल का पौधा है, और गेहूं का जो साइंटिफिक नाम है वो है ट्रिटिकम सेटाइवा, ठीक है। चावल और गेहूं दोनों का नाम देखा जाए तो ग्रेमिनी कुल का ही है, इसका नाम है ट्रिटिकम सेटाइवा और इसका नाम था ओडाइजा सेटाइवा। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। गेहूं में भारत जो है चावल की ही तरह चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। भारत में जो गेहूं है बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद्यान्न फसल है, हम लोग ज्यादा रोटी पे और चावल पे डिपेंड है। तो चावल के बाद जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है भारत में खेती पे, वो गेहूं पे ही ध्यान दिया जाता है। और हरित क्रांति के बाद हम लोग गेहूं पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हरित क्रांति क्या था, 1960 के दशक में हमने गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सोचा,
जिसमें हमने उत्कृष्ट बीज, हाई क्वालिटी के बीज पे ध्यान दिया, रासायनिक खाद दिया और सिंचाई और टेक्नोलॉजी के सहारे से हमने बड़े पैमाने पर गेहूं का फसल किया और यहाँ से हमें बहुत ज्यादा उत्पादन मिला। हरित क्रांति की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो उत्कृष्ट बीज थे या जिन बीजों का प्रयोग हरित क्रांति के समय में हुआ था वो मैक्सिको की बीज, ठीक है, जिसका जो मैक्सिको का बीज जो है भारत में इस बीज को लगाया गया, इसका जो विकास किया था वो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के जो जन्मदाता है भारत में वो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। और भारत में एक नाम और याद रखिएगा, स्वामीनाथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है भारत में कृषि क्रांति को लेकर। स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से चावल में 3 राज्य हमने देखा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसी तरह गेहूं में 3 राज्य भारत में इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा, फिर पंजाब से, फिर हरियाणा से। पंजाब हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं और चावल दोनों में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में है, ठीक है। गेहूं में एक चीज याद रखिएगा, ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है और यह भी एक C3 पौधा है, C3 कुल का पौधा है, जैसे चावल था। अब आते हैं मक्का के बारे में। मक्का में खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 80%, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो स्टार्च के रूप में होता है। अगर आपने मकई खाया होगा तो उसके ऊपर एक परत होता है, इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च के रूप में होता है और इसी स्टार्च का प्रयोग अधिक होता है उसमें स्टार्च, इसी के चक्कर में इससे ना बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, मक्का में जेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जैसे गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसी तरह मक्का में जेन नामक ग्लूटीन पाया जाता है। ये C4 पौधा है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है और CO2 का उत्सर्जन प्रकाश में नहीं होता है, इसीलिए इसे C4 पौधा कहा जाता है। और जस्ट इसका उल्टा C3 पौधा है, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादक जो है मक्का में कर्नाटक का है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ है, जल्दी से बता दीजिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो था वो पंजाब यहाँ भी है और यहाँ भी पंजाब है, ठीक है। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भाई कर्नाटक। ये बच्चा पढ़े, ध्यान रखे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, और ऐसे तो ये जल्दी नहीं बदलता रहता है, लेकिन जब भी एग्जाम में देने जाते हैं, चाहे आज जा रहे हो या 10 दिन के बाद जा रहे हो या 5 महीने के बाद जा रहे हो, एक बार जो है ना प्रति उत्पादन में ना थोड़ा सा देख के जाइए, तो कभी कभी है ना जो टॉप 3 में है ना वो कभी कभी ना फेरबदल हो जाता है। अब आते हैं मोटा अनाज। देखिए भाई, मोटा अनाज वहां पे उगा जाएगा जहाँ पे बारिश कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, बारिश कम होता है इसमें ये मोटा अनाज उगाया जाता है। भाई मोटा अनाज में कौन आता है, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का, ठीक है। मोटे अनाज के अंतर्गत तो फसलों के अंदर सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है, वहीं पे मोटा अनाज उगाया जाता है या मोटा अनाज पनपता है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब बाजरा जो है ना सूखा सहने की क्षमता सबसे अधिक रखता है, ठीक है। जैसे जौ बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में उगता है, ज्वार महाराष्ट्र में, मक्का कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, सूखा स्थान जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ही कम बारिश होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना पश्चिम घाट है, यहाँ पे बारिश होता है बहुत ज्यादा, फिर इस जगह पे ना वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जो महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका ले लेता है, कर्नाटक का है। तो इन इलाकों में महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मोटा अनाज उगाया जाता है। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा, जहां पे बारिश कम होगा वहां पे मोटा अनाज उगाया जाता था। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इस वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, सूखा ही अधिकांश पड़ा रहता है। अब आते हैं भारत की प्रमुख दलहन फसल और तिलहन फसल। भाई दलहन फसल जो होता है वो लेग्यूमिनेस कुल की फसलों को हम जो है ना दलहन फसल। अब लेग्यूमिनेस क्या होता है, तो भैया इसकी जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोले या विशेषता जो बोले, इनकी जो जड़ें होती है, जो जड़ की जो ग्रंथि होती है ना, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। इस जीवाणु को हम बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है। अच्छा भाई, राइजोबियम क्या करता है, तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस है वो है आपका नाइट्रोजन, N2 78%। ऑक्सीजन है आपका भैया सेकंड पे, CO2 सॉरी O2 ये है 21%, ठीक है। फिर आता है आपका आर्गन आता है जो है 0.18%। और फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 2.04% के आसपास, और बाद बाकी अन्य गैस है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। तो राइजोबियम क्या करता है, जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन गैस को क्या कर देता है, यह नाइट्रेट में परिवर्तित देता है, और ये नाइट्रेट आगे प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए, हम नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन दाल के सारे अपने शरीर में लेते हैं और प्रोटीन हमको वहीं से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, दलहन फसलों में ध्यान रखिएगा, दलहन फसलों तीनों फसल में उगाया जाता है, रबी में भी, खरीफ में भी, जायद में भी। रबी में होता है अरहर, चना, मटर, मसूर, ठीक है। खरीफ में सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया।
और जायद में जो है सोयाबीन, मूंग, उड़द। तो मूंग उड़द ध्यान रखिएगा खरीफ में भी उगाया जाता है, मूंग और उड़द, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिए जाइएगा, जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध है वहां पे जो ये जो फसलें है वो जायद ऋतु में भी उगाई जाती है। जायद ऋतु रबी और खरीफ के बीच का, ठीक है। तो दलहनी फसलें देखा जाए तो तीनों फसल ऋतु में उगाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कोई एक ही में उगाया जाता है, तीनों में ही करीब करीब उगाया जाता है। दलहन और तिलहन में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश है। तो दलहन फसलों में भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। और ध्यान रखिएगा सोयाबीन जो कि दलहन और तिलहन में सबसे ज्यादा होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। यानी कि भारत में जो सोयाबीन है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चना मध्य प्रदेश में, अरहर महाराष्ट्र में, मसूर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दलहन फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में ही पाया जाता है, 40% प्रोटीन और 20% तेल। ध्यान रखिएगा कि विश्व में जो सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है वो सबसे पहले अमेरिका में और सेकंड में ब्राजील होता है। अब भारत में दलहन फसलों में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है सोयाबीन। यानी कि दलहन में सबसे ज्यादा भारत में क्या उगता है? सोयाबीन। उसका दो कारण, एक तो दाल के रूप में भी यूज होता है इसका, उससे तेल भी निकाला जाता है। तो सोयाबीन को तिलहन और दलहन दोनों फसलों में रखा जाता है। अब आते हैं तिलहन फसलें। भाई जहां से तेल की प्राप्ति होगी जिस फसल से, उसको हम तिलहन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे सोयाबीन, ठीक है, ये दलहन में भी था और तिलहन में भी था, ध्यान रखिएगा। इसी तरह तिलहन और दलहन दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, तेल कहाँ कहाँ से निकलता है भाई? सोयाबीन से, मूंगफली से, सरसों से, सूरजमुखी से, नारियल से, कुसुम से। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। भारत का जो तिलहन में है वो तीसरा स्थान में, वर्ल्ड में 3rd नंबर पे ये आता है। तो और ये फसलें हैं तिलहन की, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा तिलहन फसलें वहां पे ही उत्पादन किया जाता है जहां पे भाई बारिश कम होती है और सूखा ज्यादा रहता है। तो जहां पे ये कर सकते हैं भूमि कम उपजाऊ है और वार्षिक वर्षा भी है ना कम ही होती है, तो वहां पे तिलहन को उगाया जाता है। यानी कि देखा जाए भाई तिलहन के लिए ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये उपजाऊ क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों को भी उगाया जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। कुल बोए गए क्षेत्र यानी कि जितना भी क्षेत्रफल है वहां पे जो सबसे ज्यादा है तो तिलहनों का फसलों का स्थान सबसे दूसरा है, ठीक है। तिलहन में सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश है। रबी मौसम में सरसों की खेती की जाती है और खरीफ मौसम में मूंगफली और सोयाबीन की खेती की जाती है, ठीक है। भारत में तिलहन में सबसे ज्यादा वही सोयाबीन है और फिर इसके बाद मूंगफली आता है। इसमें से कुछ ध्यान रखिएगा कि सूरजमुखी में ना 64% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। और ये लिनोलिक अम्ल क्या करता है? मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है उसको ये कम करता है। उसी तरह सरसों तेल में हमें तीखापन, झांस लगता है, वो जो तीखापन है ना ये आइसोथियोसाइनाइड के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, सरसों के कुछ प्रजाति में एक एरोसिक अम्ल भी पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। भारत के तिलहन उत्पादन में जो सोयाबीन में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, हमने पीछे भी देखा, मूंगफली में गुजरात, सरसों में राजस्थान, सूरजमुखी कर्नाटक, नारियल में तमिलनाडु और कुसुम में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादन है। अब आते हैं भैया प्रमुख नकदी फसल, व्यापारिक फसल भी इसे हम कहते हैं, तो सिर्फ बेचने के उद्देश्य से हम उसको बोते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें भाई गन्ना। गन्ना भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय फसल है जैसे धान था, ठीक है। भारत की सर्वाधिक सिंचित फसल है। सर्वाधिक सिंचित फसल का मतलब है कि उसको ना सालों भर खेत में रखना पड़ता है और सालों भर इसमें पानी देना ही पड़ता है। इसको तैयार होने में एक समय लगता है, इसलिए इसे सर्वाधिक सिंचित फसल कहा जाता है, ठीक है। गन्ना और चीनी उत्पादन में भारत जो है ना सेकंड स्थान पे आता है। किसके बाद? तो भाई ब्राजील के बाद भारत का सेकंड स्थान है, ठीक है। लेकिन 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 चीनी की खपत में, जहां गन्ना से चीनी बनता है, उसमें भारत है ना सबसे पहले स्थान, ठीक है। प्रति हेक्टर उत्पादन देखा जाए, 1 हेक्टर उत्पादन में जो सबसे ज्यादा है ना हवाई क्षेत्र और सेकंड पे है क्यूबा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है। यानी कि भारत के टोटल चीनी का 45% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है और सेकंड में है महाराष्ट्र। लेकिन मील के मामले में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक चीनी मिलें जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत में जो गन्ना है सबसे ज्यादा रस जो होता है ना तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होता है। तो दक्षिण भारत का गन्ना जो है ना अधिक रस वाला होता है, ठीक है। अब कुछ और चीज देख लेते हैं, जैसे भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में, देख सकते हैं भारत के कुल चीनी का 45% यही उत्पादन होता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी एक तरह से उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करता है। गन्ना एक C4 पौधा है। भारत में कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग। ये भी ध्यान रखिएगा, कपड़ा में सबसे ज्यादा कृषि से रोजगार मिलता है। इसी तरह गन्ना सेकंड स्थान पे आता है। अब आते हैं भाई रबर। रबर क्या है? ये भी उष्णकटिबंधीय पौधा है, लेकिन ये रबर जो है ना, ये ध्यान रखिएगा अमेजन नदी घाटी का पौधा है, ठीक है। इसकी
अमेजन नदी घाटी ब्राजील का ये पौधा है, ठीक है। सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन जब भाई ब्राजील है तो उत्पादन भी सबसे ज्यादा ब्राजील में होगा, लेकिन प्रति हेक्टर, 1 हेक्टर में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो भाई भारत में होता है, ठीक है। और कुल उत्पादन, टोटल उत्पादन में वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केरल में। पारा किस्म के रबर को सबसे अच्छा रबर माना जाता है। अच्छा, रबर निकलता कैसे? एक रबर का पेड़ होता है, वहां उसके छाल को छीला जाता है, वहां से ना एक दूध निकलता है, तो लेटेक्स कहते हैं। इसी दूध से भाई रबर तैयार होता है। रबर के लिए अनुकूल स्थिति क्या है? उच्च तापमान चाहिए और धूप चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और लेटेराइट और लाल मृदा चाहिए। और ये तीनों जो है करीब करीब पश्चिमी घाट के तट पे मिलती है, और केरल में ये सबसे ज्यादा अनुकूल है, इसलिए ये केरल में ही सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। अब बात करते हैं भाई कपास। कपास जो है काली मिट्टी का क्षेत्र में होता है। कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है, ठीक है। कपास की खेती का क्षेत्रफल विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। प्रति हेक्टर उत्पादन भारत का स्थान पहला है और चीन का स्थान है, ठीक है। इसकी जो खेती होती है वो लावा मिट्टी को हम काली मिट्टी भी बोलते हैं या रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, वहां पे होती है, ठीक है। गुजरात ये क्षेत्र है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अब पंजाब को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा है। अब भारत का कुल 34 उत्पादन, मतलब वर्ल्ड में जितना भी कपास का उत्पादन होता है ना, उसमें 34% उत्पादन है ना भारत ही का, ठीक है। भारतीय रेशों की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक है। और कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, यानी कि कपड़ा के बाद ही आपका गन्ना पे जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, चाय, देखिए सबका याद रखिएगा बच्चा पार्टी। व्यापारिक खेती सबसे पहले 1834 में असम घाटी से अंग्रेजों ने चाय की खेती को। चाय जो है ना भारत का पौधा नहीं है, जैसे रबर जो था ब्राजील का पौधा था, उसी तरह चाय जो है ना चीनी पौधा है, चीन से लाया गया है। इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि भाई अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, तभी चाय की खेती होगी। सबसे पहले वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, और ये वर्षा कहाँ पे होती है तो आपको पता है, पूर्वोत्तर वाले राज्यों में। उच्च तापमान भी वहां पे मिल जाता है, और ढलान चाहिए, यानी कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बहे हो निकल जाए, ठीक है। यानी कि इनका जो पानी है ना जड़ों में जमा ना हो पाए, यानी कि ढलाने में दे दे और वही निकल जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गंधक युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, और यहां से क्वेश्चन है ना डायरेक्ट पूछा जाता है, दसाई से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भारत के अगर सबसे ज्यादा चाय उत्पादन की बात करें तो असम में होता है, फिर पश्चिम बंगाल में, और फिर तमिलनाडु में होता है। और तमिलनाडु में दक्षिण भारत का अकेला अग्रणी राज्य है, यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय पत्ती की जो खेती होती है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, कॉफी की कहाँ होती है तो ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में, ये भी हम आगे आएंगे, ठीक है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी और सुरमा नदी की घाटी है वहां पे चाय की खेती की जाती है। वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है वो होता है चीन में, फिर सेकंड भारत में, फिर थर्ड केन्या में, ठीक है। सबसे ज्यादा चाय जो निर्यात करता है वो है केन्या, चीन और श्रीलंका, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भैया कहवा, जिसको हम कॉफी बोलते हैं। कॉफी भी रबर की ही तरह ब्राजील का फसल है, ये भी अमेजन नदी घाटी में बोया जाता था। यहाँ पे बुदान नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने कर्नाटक की पहाड़ियों पे कॉफी की खेती की थी, और इसीलिए इस पहाड़ी का नाम कर दिया गया बाबा बुदान की पहाड़ी, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र से लाकर बाबा बुदान की पहाड़ी पे लगाया गया था। दक्षिण भारत की पर्वतीय ढालों तक ही यह कहवा की खेती होती है, जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है और फिर ये केरल में होता है, और ये दक्षिण भारत में ही कॉफी की खेती होती है, ठीक है। अगर बात करें कॉफी की 5 किस्में होती है, लेकिन भारत में सिर्फ एक किस्म अरेबिका की खेती होती है और रोबस्टा की खेती होती है। इसमें अरेबिका जो है ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और रोबस्टा इसके बाद, ठीक है। सबसे ज्यादा 3 उत्पादक देखे वर्ल्ड में तो ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा उत्पादन है, ठीक है। ब्राजील ध्यान रखिएगा, ब्राजील सबसे है, रबड़ में भी था, ठीक है। चाय के पौधे 1 वर्ष में 3 बार पत्तियां चुनी जाती है, परंतु पौधा 4 वर्ष में 1 बार कली देता है, यानी कि चाय से 1 साल में 3 बार आप पत्ती चुन, लेकिन पौधा जो है ना कॉफी का पौधा वो 4 साल में 1 बार कली देता है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब आते हैं भाई तंबाकू। तंबाकू कहवा और रबड़ की ही तरह भाई अमेजन नदी घाटी का पौधा है। यहाँ पे 2 किस्में होती है, एक निकोटियाना टोबेकम और एक रस्टिका। भारत में जो है ना निकोटियाना टोबेकम की किस्म को उगाया जाता है। इस पौधा को जो है ना पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में जहांगीर के समय में भारत लाया था, ठीक है। 2 शीर्ष उत्पादक तंबाकू राज्य है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, और सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है चीन और भारत, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और गुजरात में उगाया जाता है तंबाकू को, और कौन सा किस्म को तो निकोटियाना टोबेका को। अब बात करते हैं जूट, अगेन इंपॉर्टेंट रेशेदार फसल है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आप बिहार रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ना जूट उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त है, सबसे पूरे वर्ल्ड में सारा जूट यहीं पे एक तरह से निकलता है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश जो है बांग्लादेश है। ये जो क्षेत्र है ना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।